हेलो। कैसे हो आप सब लोग। आज आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के आज 79 ईयर्स 79 साल हो गए और हम सही मायनों में आज़ादी के बारे में क्या जान पाए, क्या नहीं जान पाए, वो इस स्वतंत्रता दिवस में हमारी बताने की, कुछ जिम्मेदारियां निभाने की कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है। ये सेशन बनाने का मुख्य मकसद तो यही था कि जब छोटे थे तब स्कूल जाते थे, लड्डू खाते थे, देशभक्ति के गीत सुनते थे, पर अब वो करने के मोमेंट्स तो अब शायद नसीब भी नहीं होंगे और सोच भी नहीं सकते कि वो आज़ादी के मायने हम कैसे समझते थे। सच में आज़ाद थे, पर अब वो जिम्मेदारियों के अलावा अलग जिम्मेदारियां निभानी होती है कि सही मायनों में कौन आज़ाद हुए हैं, क्या सबको आज़ादी मिली है, क्या सबको आज़ादी नहीं मिली है, आज़ादी किस्तों में मिली है या कैसे मिली है। आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि 2000 यहाँ तक आज़ादी थी, 1998 तक आज़ादी थी, पर आज़ादी सच में सबको समान तो नहीं मिली है। कुछ को ज़्यादा मिली है, कुछ को कम मिली है। इसी मुद्दे पे हम आज आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ ये भी होगा कि स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, गणतंत्र दिवस क्या होता है, संविधान दिवस क्या होता है। अब ये कन्फ्यूजन सब लोगों को होता है, सामान्य तौर पे सब लोगों को होता है। कुछ हायर स्टडीज़ को छोड़ के सामान्यतः सबको होता है। बच्चे ये बात बता देते हैं, मेरे जैसे कम समझने वाले बता देते हैं कि मेरे को कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ बड़े हैं वो छुपा लेते हैं कि नहीं, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा। तो सच में होता तो है ही कि जब कन्फ्यूजन ये भी है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन चुका था, देन गणतंत्र दिवस ये 26 जनवरी को क्यों हुआ। 15 अगस्त की आज़ादी 15 अगस्त को ही क्यों है, उससे पहले क्यों नहीं है, उसके बाद क्यों नहीं है। क्या सच में एक दिन में आज़ादी मिल गई थी क्या, 15 अगस्त की रात को एकदम से खाली हुआ था। ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी हमारी जिम्मेदारी बनती है और आपको जानने की और हमको जानने की, सीखने की, सिखाने की, सब कुछ प्रोसेस करने की, साथ साथ चलने की जिम्मेदारी बनती है। तो इसी कड़ी में ये सेशन किया गया है। क्या आज़ादी है, क्या आज़ादी के कर्तव्य हैं। पंक्तियाँ भी है कि आज़ादी के बारे में कुछ अलग अलग राय बनती है। हिंदी साहित्य में एक नागार्जुन नाम के मशहूर रचनाकार हुए हैं, काव्यकार हुए हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं वो आज़ादी के बारे में, और जब तानाशाही चल रही थी देश के में, उसमें कुछ बात करते हुए कहते हैं, क्योंकि वो आपातकाल के दौर से सबसे पीड़ित लोगों में से थे, उनको जेल भी हुई थी, इस वजह से वो बोलते हैं कि कागज की आज़ादी है, मिलती दो दो आने में है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं इस जमाने में। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे आज़ादी क्या है। हम ये तो नहीं बोलते कि दो दो आने में मिलती है, उनके अपना मानना था, हम तो मानते हैं आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आज़ाद होने का क्या मतलब है, दलित के लिए आज़ादी क्या है, महिला के लिए क्या आज़ादी है, छात्र के लिए आज़ादी क्या है, अलग अलग धर्मों, अल्पसंख्यकों के लिए आज़ादी का क्या मतलब है, इस बारे में हम बात करते हैं। ये है आज 15 अगस्त, आज हो गए हैं 79 ईयर्स। अब दूसरा पोस्टर लगाने का यही मतलब था कि एक भाषाई आज़ादी भी होती है, क्या हम भाषा से स्वतंत्र हो पाए हैं। वहाँ भारतीय स्वतंत्रता दिवस लिखा था, यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस डे लिखा था, यही था। कभी कभी हम भाषा के बारे में भी इतना गुलाम हो जाते हैं। भाषा जानना हमारा हक होना चाहिए, हमारा फर्ज भी बनता है कि हमें बहुत सारी भाषा है, त्रिभाषा है या 5 भाषा है या 10 भाषा है, पर ये नहीं हो किसी भाषा में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, किसी भाषा में अपन लोअर फील करें। ये भी तो है एक कि भाषा कोई, ये तो टैलेंट की तो निशानी नहीं है। अमेरिका में मूर्ख आदमी भी भाषा इंग्लिश ही बोलता होगा, और इंडिया के किसी राजस्थान जैसे या मारवाड़ जैसे कस्बे में कोई सुपर टैलेंटेड, सुपर मल्टी टैलेंटेड इंसान भी मारवाड़ी बात करता होगा। हो सकता है उसकी एजुकेशन किस तरीके से हुई हो, एनवायरमेंट किसी हो। ये इसी का प्रतीक था, मेरा लगाने का यही मकसद था कि आज यही बताया जाए। कोई इंग्लिश से ये वाली बात नहीं थी कि कैसे किया जाए, बस यही था बताने का मकसद। अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज की चर्चा यही रहेगी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस क्या अलग है, शब्दों के क्या मीन है। कुछ लोगों को पता होगा, वो उनके लिए शायद वीडियो ज़्यादा कम का नहीं है, पर जिन लोगों को जानने की रुचि है वो आगे बढ़ सकते हैं।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से ये स्वतंत्रता दिवस अलग कैसे है? कैसे है अलग, कैसे है? तो गणतंत्र दिवस से अलग ये से है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट चलते हैं। स्वतंत्रता एक अलग प्रारूप था, गणतंत्र का एक अलग प्रारूप था। स्वतंत्रता ऐसे मिली जैसे मानो कि अंग्रेजी देश छोड़ के चले हो, कुछ घोषणाएं हुए हो, कुछ कानून बने हो, उसे स्वतंत्रता मिली। बट गणतंत्र होने का तात्पर्य है संप्रभु होना। संप्रभु होने का अर्थ ये देखा जाए कि जैसे अभी अपने को ट्रम्प धमकी देते हैं पर हम डरते नहीं है। ठीक है, कुछ विकसित देशों के दबाव होते हैं पर हम डिसीजन लेने में हमारी फॉरेन पावर, हमारी विदेश नीति, सब कुछ हमारी डिसाइड होती है। उसके अलावा भी ये भी मतलब होता है कि व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था का रूप कैसा है, वो संप्रभु देश का कैसा है, वो गणतंत्र का है। डेट यही क्यों, डेट यही क्यों में आप ये जानो। सबसे पहले तो आज़ादी की डेट जानते हैं। आज़ादी की डेट के बारे में सबसे पहले मानी जाती है 20 फरवरी 1947 की ब्रिटेन पीएम एटली की घोषणा। एटली साहब ने यह घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को देश में कुछ आज़ादियाँ मिलेगी, दो अलग अलग देशों को मिलेगी, किसी तरह की आज़ादी मिलेगी। बट उसमें मुस्लिम लीग को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मुस्लिम लीग के कुछ मूवमेंट्स हुए, जिसके बाद देश में आंदोलन हुए, दंगे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उस कड़ी में एक घोषणा बीच में हुई 30 जून से पहले, जिसको 3 जून की घोषणा बोलते हैं। उस घोषणा के बारे में ये बोलते हैं कि उसके ड्राफ्ट बनाने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्होंने कुछ ड्राफ्ट जारी किया, कुछ अलग तरीके से जारी किया। उनके पास कुछ स्पेशल शक्तियाँ दी गई थी ब्रिटिश पीएम की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, कि इस आज़ादी को इस तरीके से दी जाए जिसमें अंग्रेज भी परेशान ना हो और ये दो देश शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो जाए। हालांकि मकसद शांतिपूर्ण तो नहीं ही होगा, पर वो बताते हैं हमारा मकसद शांतिपूर्ण था। लॉर्ड माउंटबेटन वही व्यक्ति है जिनके बारे में, परिवार के बारे में कुछ इंडिया में चर्चाएं चलती है, जान सकते हो। चर्चाएं ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आज आज़ादी के डे के बारे में, बाद दिन पर। इस तरह 3 जून को 1947 को कुछ घोषणाएं हुई। उसमें घोषणाएं ये हुई कि दो संप्रभु देश बनेंगे। संप्रभु का अर्थ बता ही दिया है, दो सोवरेन कंट्री बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। उसके अलावा ये था इनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। विवाद इसी शब्द को लेकर होता है अक्सर कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, किसी कंट्री का डोमिनियन स्टेटस कैसे दिया जाता है, क्या देश सच में गुलाम होता है या अधूरी आज़ादी होती है। अक्सर तो डोमिनियन यही होती थी कि थोड़ा थोड़ा गुलामी का प्रतीक थी, पर भारत के मामले में अक्सर ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत में जब 3 जून 1947 के बाद 1947 का भारत सरकार का जो अधिनियम बना था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट ने पास किया था, पर जिसका नाम भारत शासन अधिनियम 1947 है, उसमें कुछ प्रावधान थे कि आज के बाद जो भी घोषणाएं होगी, जो भी रूल होंगे, जो रेगुलेशन होंगे, वो भारत और पाकिस्तान द्वारा अपने अपने स्तर पर बनाए जाएंगे, वही माने जाएंगे। हो सकता है कि उनमें कुछ कमियां हो, सुधार हो, वो अपने तरीके से करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। उनका डोमिनियन का मतलब यही था, ब्रिटिश सरकार की गुलामी में जो देश रहे थे उनका एक गुट बना था, जिसको राष्ट्रमंडल नाम से जानते हैं हम लोग। अभी भी राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, जिसके बारे में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल घोटाला सबसे प्रसिद्ध है। उस वजह से हम जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में उस घोटाले की बहुत चर्चाएं हुई थी, उस वजह से सरकार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इवन सरकार चली भी गई, राष्ट्रमंडल का हाथ बहुत बड़ा था उस खेल का। किस उस मुद्दे में हमें इतना नहीं पता कि क्या घोटाला हुआ, पर यह तो है कि उस राष्ट्रमंडल का कुछ तो मामला है। ये राष्ट्रमंडल का मामला ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार, जब ये लगा कि दो दुनिया में दो सुपर पावर्स ये आ गई है कि यूएसएसआर और यूएसए, तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक प्रपंच रचा या कुछ अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का एक संगठन स्तर का तरीका रचा। उसमें यह था जिन देशों को आज़ाद किया जाएगा उनको शुरुआती तौर पे राष्ट्रमंडल देशों के एक गुट में शामिल किया जाएगा। अब उस देश के पास ये पावर्स तो होगी कि वो कभी अलग हो सकते हैं, पर शुरुआती स्तर पर ये डोमिनियन स्टेटस दिया गया। अब देशों को भी स्वीकार करना पड़ा। वजह ये भी थी, चर्चा ये भी थी, गांधी जी ने डोमिनियन स्टेटस स्वीकार क्यों किया। जब 26 जनवरी 1930 के आसपास लगभग पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण आज़ादी की मांग कर रहे थे, उसके अगले 20 साल, 15-16 साल के संघर्षों के बाद भी
ये आज़ादी इस तरीके से क्यों ली गई? सवाल यही था। मुस्लिम लीग का मूवमेंट इस तरीके से हो गया कि भारत में लाखों लोग मरने के कगार पे आ गए, कटने मरने के कगार पे आ गए, जिन्हें साहब कतई मानने को तैयार ही नहीं थे। साहब बोलना तो गलत है खैर, पर उनका नाम प्रचलित यही है। तो वो यही था कि हमें तो आज़ादी इसी तरीके से मिले कि पाकिस्तान अलग हो, जितना जल्दी हो हमारा एक धार्मिक आधार पे देश बने, वरना ये देश में तो मारकाट तो मस्ती रहेगी। इसमें भी यह है, कोई अहिंसक आदमी कितना हिंसक हो सकता है, उसके जीना सबसे बड़े एग्जाम्पल है। 1920 के आसपास जब कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हो रहे थे, उग्र समूह आ रहे थे, उसमें कुछ मदन मोहन मालवीय, जिन्ना जैसे लोग ये बोल रहे थे हिंसक क्रांतियां नहीं की जाए, हिंसक आंदोलन नहीं किया जाए, वही जिन्ना 1947 में हिंसक क्रांति और हिंसक आंदोलन के अग्रदूत बन गए, नेता बन गए। और एक 120-30 करोड़ आबादी के देश, जो अब तो 120-30 करोड़ है, उस टाइम 50-60 करोड़ रहा होगा, उस देश के एक खलनायक बन गए। जिम्मेदारी है भी उनके खलनायक बनने की भी है। तो 3 जून की ये घोषणाओं के बाद आज़ादी का अधिनियम बना। इसके साथ ही ये रियासतों को भी ये दिया गया कि रियासतें या तो अलग रह सकती है। रियासतें का मतलब ये समझते हैं ना आप कि राजस्थान में कुछ रियासतें थी 547 के आसपास भारत में थी, उसमें से 530-32 के आसपास राजस्थान में भी थी। उन रियासतों के पास 2 तरीके की पावर थी, या तो भारत और पाकिस्तान में शामिल हो जाए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यहीं से शुरू होती है पटेल की शक्तियाँ या पटेल की कूटनीति, और यहीं से वो लोहे पुरुष बनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, किस तरीके से वो नेहरू के बराबर या नेहरू से ऊपर इस तरह के नेता बने, किस तरीके से आज भी हम बोलते हैं पटेल के साथ जस्टिस नहीं हुआ। यही कुछ मुद्दे थे जिसमें पटेल के भारत निर्माण कार्य में उनके कुछ योगदान के बारे में हम बात करते हैं। 30 जून 1947 के बाद घोषणा के बाद, उसमें ये घोषणा ये थी 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया जाता। इस घोषणा से भारत की आज़ादी का संबंध है। और 15 अगस्त की रात को, 14 अगस्त की रात को जवाहरलाल नेहरू भारत की आज़ादी की घोषणा करते हैं और ये बोलते हैं हम सपनों के भारत का निर्माण करेंगे, देश नई ऊंचाइयां छुएगा। कुछ इस तरह की लाइनें पेश करते हैं वो। अब यही पंक्तियां हैं, उसके आगे यही होगी कि इस बाद ये स्वतंत्रता तो मिल गई, पर ये गणतंत्र का अलग कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों अलग नहीं हो सकता? स्वतंत्रता दिवस पे गणतंत्र दिवस मना लो भाई, क्या अलग चीज़ है? इसमें भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि 9 दिसंबर 1946 को एक सभा बनी थी, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को बनी हुई थी। उस मीटिंग में यह था कि भारत में एक संविधान सभा होगी। उसमें लगभग उस टाइम तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ही दबदबा था, कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा था, पर मुस्लिम लीग का भी ठीक था कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनेगी। वो संविधान सभा आगे कार्य करती गई। 13 दिसंबर 1946 को इस कड़ी में आगे जब बढ़े, 4 दिन बाद एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत की प्रस्तावना जो आज पढ़ते हैं, जब 5वीं 4वीं क्लास के बुक्स से लेके कॉलेज की बुक तक जब हम पहला पेज देखते हैं, वो भारत की प्रस्तावना है। और वो प्रस्तावना ही सामान्य तौर पर उद्देश्य प्रस्ताव का विस्तारित रूप या कुछ एड माइनस रूप बोल के ये प्रस्तावना को बोला जा सकता है। शायद हम सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं, पर इस चीज़ की इतनी वैल्यू है कि आज़ादी के प्रतीकों में सबसे आगे वाली महत्वपूर्ण तिथियों में देखी जाए, अगर 2 इन तिथियों को छोड़ के तीसरी तिथि की देखा जाए तो 13 दिसंबर का आसपास इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। अब 13 दिसंबर के बाद कुछ ड्राफ्ट प्रारूप समिति बने, जिसके भीमराव अंबेडकर चेयरमैन बने, सब कुछ चीज़ें हुई। प्रारूप समिति ने बहुत कम समय में संविधान तैयार किया, 6 महीने के आसपास समय लिया और संविधान का प्रारूप तैयार किया। बट अब सवाल ये है कि जब 6 महीने की प्रारूप समिति का संविधान था, तो फिर ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कहाँ लगे? ये लगे डिस्कशन में। इसको बोलते हैं आज़ादी, चर्चा की आज़ादी। यहाँ से आज़ादी की शुरुआत सामान्य तौर पर यही मानी जाती है कि ये चर्चा हुई, 2 साल तक चर्चा चली, लोगों को सुनने की बात दी गई, महिलाओं दलितों को। हालांकि उनका प्रतिनिधित्व इतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी उनकी बातों को, मुद्दों को सामने रखा गया और आज़ादी के रूप को विस्तारित करते हुए 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर जी एक घोषणा करते हैं। कुछ इस तरह की लाइनें थी उनकी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय असेंबली विल एक्सेप्टेड, कुछ ऐसा था कि जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान पारित किया गया है उसको हम सब स्वीकार करते हैं, भारत की जनता स्वीकार करती है।
अब डेट आ गई 26 नवंबर 1949, जब संविधान बन चुका था, लगभग स्वीकार हो चुका था और उसमें कुछ भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए। उसके बाद कुछ 24-25 जनवरी 1950 को लगभग राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया, ये चीज़ें स्वीकार की, पर बाकी संविधान में कोई चेंज नहीं हुआ। पर ये डेट क्यों नहीं हुई? इसका एक कुछ प्रतीक मायने रखते हैं कि 26 जनवरी क्यों रखते हैं। आज़ादी से पहले 1930 में कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ जिसको लाहौर अधिवेशन कहते हैं। उसमें गांधी जी और सरकार के कुछ मुद्दे थे, वो सरकार से खिलाफत करके गांधी जी और नेहरू और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने घोषणा की कि आज से आज़ादी का दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और 26 जनवरी को 1930 को यह दिवस मनाया गया। इस रूप में प्रतीकात्मक रूप से 26 जनवरी की डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये बोल सकते हैं 15 अगस्त से पहले आज़ादी का दिन हमारे लिए 26 जनवरी था। इस 26 जनवरी को देखते हुए संविधान की डेट को 2 महीना आगे बढ़ाया गया और 26 जनवरी 1950 कर दिया गया। यही तिथियां थी कुछ जिनके बारे में, आज़ादी के बारे में ये हो सकता है कि आज़ादी के बारे में बताया गया, आज़ादी के बारे में डेट्स में ये चेंजेस हुआ। अब ये बोलते हैं कि जब 26 जनवरी को स्वीकार किया तो इस डेट का तो कुछ तो मतलब होना चाहिए। 60-70 सालों तक इस डेट को कुछ खास तौर पर मनाया नहीं गया। 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 जनवरी 1949 को संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया है। अब संविधान दिवस ठीक ठाक धूमधाम तरीके से मनाया जा सकता है। हो सकता है कि अगले कुछ सालों में हमारे सामने कुछ तीसरा राजकीय पर्व बहुत ही तेजी से उभरे और 26 नवंबर को हमारे सामने संविधान दिवस के रूप में सामने आए। होना भी चाहिए, जिस दिवस का प्रतीक हो, जिस दिवस के बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा संविधान, उसका कुछ एक डे तो हो। गणतंत्र स्वतंत्र के साथ संविधान का ही उतना महत्व है। इवन आज के ज़माने तो संविधान की बातें ज़्यादा होती है। संविधान के 79 स्वतंत्रता के तो लगभग 80-79 साल हो गए, उतनी बातें कम होती है। उससे ज़्यादा संविधान की बातें होती है कि संविधान से ही स्वतंत्रता मिलती है। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने ये होता है गणतंत्र होने का अर्थ क्या है। गणतंत्र होने के अर्थ पहले ही बता दिए, पर इसका सही अर्थ जानने के लिए ये देखते हैं कि गणतंत्र दुनिया में व्यवस्था के कौन से रूप प्रचलित है, कौन सी व्यवस्था दुनिया में काम करती है। दुनिया में राज्य व्यवस्था लगभग 2 तरीके से काम करती है, जिसको 2 तरीके के रूप बोल सकते हैं, कुछ तीसरे तरीके भी बोल सकते हैं, पर 2 सामान्य तौर पे माने जाते हैं। एक तो ये बोला जाता है, अलग लिख देते हैं, एक तो होता है राजतंत्र, एक होता है, इसको अलग है, इसमें आगे जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र के सामान्यतः 2 रूप माने जाते हैं। एक तो होते हैं गणतांत्रिक व्यवस्था, एक होता है राजतंत्रात्मक व्यवस्था। इसी व्यवस्था का लोकतंत्र के अंदर जब रूप आता है तो उसको राजतंत्र माना जाता है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। और जब उसमें के अलावा दूसरा गणतांत्रिक लोकतंत्र आता है, उसमें सामान्य तौर पे भारत जैसे, यूएसए जैसे देश माने जाते हैं। आपने ये सब अक्सर सुना होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि भारत की प्रस्तावना में हम कुछ लाइनें पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द सामने आता है कि ये लोकतांत्रिक गणराज्य अक्सर है क्या। इसका सीधा सा मतलब यह है, इस राजतंत्र का मतलब यह होता है, इसमें अक्सर लोकतंत्र होता है। आप इसको ये मत मानो कि वहाँ राजा होता है, लोकतंत्र की व्यवस्था है जो ब्रिटेन की व्यवस्था है, जहाँ पीएम तो इलेक्टेड होता है, बट जो दूसरी तरफ से राजा या रानी जो जिस पोस्ट पे बैठे हैं वो वंशानुगत पद होता है। लोकतंत्र के साथ राजा या रानी का कॉम्बिनेशन, जैसे वहाँ का राष्ट्रपति राजा या रानी हो, इस तरीके से वंशानुगत आधार पर चले, कुछ विशेष परिवारों का प्रतिनिधित्व हो, जिसको विशेष प्रतिनिधित्व कहते हैं, वो होता है। दूसरी व्यवस्था होती है गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक में ऐसे हो सकता है भारत जैसे देश, उसके 2 टाइप माने जाते हैं या 2 विशेषताएं मानी जाती है। उन दोनों विशेषताओं में यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी विशेष पोस्ट के लिए योग्य नहीं होगा या विशेषाधिकारी नहीं होगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति है,
वो कोई विशेष वर्ग से नहीं आता, किसी विशेष राजा या रानी का बेटा नहीं होता या बेटी नहीं होती। वो किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, द्रौपदी मैम भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है। अब रामनाथ कोविंद साहब भी हो सकते हैं, सारे कुछ कोई भी हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उस पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी अलग व्यवस्था से या कुछ असमानताओं का प्रावधान ना किया होगी, उनको कुछ वेटेज दिया गया हो, विशेष प्रतिनिधित्व तो बोल सकते हो उसको दो। दूसरा है कोई भी अयोग्य नहीं होगा, इस तरीके की व्यवस्था होगी। तो इसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं कि गणतांत्रिक व्यवस्था है ये है जिसमें राजतंत्र के उलट जनता के अधिकारों का सम्मान हो, सभी वर्गों के लिए ऑफिस खाली हो, कुर्सी खाली हो। स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है? स्वतंत्र होने का सीधा और सिंपल अर्थ तो नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? कि स्वतंत्रता बहुत तरह की होती है। आप मन से स्वतंत्र होते हो, आप कर्म से स्वतंत्र होते हो, आप वचन से स्वतंत्र होते हो। पर स्वतंत्रता का एक सिंपल सा रूप ये माना जाता है, पॉलिटी की बुकों में देखने को मिलता है कि कुछ भी नहीं करने या कुछ भी करने में रोक टोक नहीं होनी चाहिए, यही स्वतंत्रता का रूप है। पर अब इसमें भी सवाल है, कुछ भी में तो बहुत कुछ आता है। एक आर्ट्स का स्टूडेंट ऑपरेशन कर दे, ऑपरेशन वैसे नहीं अपने स्तर पे कर दे, बिहार का कोई बच्चा यूट्यूब देख के बम बना दे या कहीं हमले कर दे, जो कि न्यूज़पेपर में अभी अक्सर सुनने को मिला था कि हम कुछ भी करने की आज़ादी तो नहीं है। तो स्वतंत्रता लिमिटेड तो है ही, खैर ये तो संविधान में सीधा दे रखा है। स्वतंत्रता का अर्थ हमेशा बेरोक टोक तो नहीं हो सकता, उसमें आपकी स्वतंत्रता के साथ ये भी जुड़ी है, दूसरे इंसान की स्वतंत्रता भी जुड़ी है। आप उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। जैसे आप चलते हुए किसी पे गाड़ी नहीं चला सकते, सामने वाले की आज़ादी यह है कि उसको भी घूमने का अधिकार है। आप बिना किसी विशेष योग्यता के किसी भी फील्ड में, किसी भी टेक्निकल एक्सपर्टीज में ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिसमें लोगों की हानि हो सकती है, लोगों की जान माल की हानि हो सकती है या किसी की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। तो स्वतंत्रता लिमिटेड तो है, पर अगर लिमिटेड को भी हटा दिया जाए, अगर बोल दो कि अपवादों को भी हटा दें, ये तो मान लो अपवाद है, हम मान लेते हैं कि ये अपवादों को हटा दो, इन अपवादों में नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन एकदम नीट करके एमबीबीएस करके ही करेगा, कोई भी गाड़ी नहीं चढ़ेगा, फिर क्या दूसरे तरह की भी स्वतंत्रता है? शायद वो भी पूरी तौर पे तो नहीं है। क्यों नहीं है? उसी पे तो चर्चा है, उसी पे मेन मुद्दा तो यही है कि कौन सी स्वतंत्रता पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। उसके लिए मुख्य तौर पे 3 तरह की संस्थाएं काम करती है। एक तो आप स्वयं हो जो अपनी स्वतंत्रता पे रोक लगाते हो, ये संस्था में नहीं आती, ये व्यक्तिगत है, बस स्वतंत्रता पर रोक तो अक्सर लगा ही देते हैं। इसका बहुत सारा संबंध खुद की गलतियों से ज़्यादा हम लोगों के कैसे माहौल में रहे हैं, कैसी परवरिश हुई है, कैसा कॉन्फिडेंस हमारे पास रहा है, वो चीज़ें मायने ज़्यादा रखती है। दूसरा परिवार और समाज होता है। आपका परिवार और समाज आपकी स्वतंत्रता डिसाइड करता है कि आपको कैसी संस्कृति से जीना है, कैसे विचारों से जीना है, कैसे खान पान में जीना है। ये बहुत सारी स्वतंत्रता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वालों चीज़ों में जो हमारी मेंटल स्ट्रेस को या मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, वो समाज और परिवार की स्वतंत्रता सामान्य तौर पर मानी जा सकती है। अब तीसरे तरीके से संस्था आती है सरकार। सरकार तो कई तरीके अपनाती है, सरकार दबाव बनाती है, सरकार धाराएं लगाती है, धारा 144 लगाती है, सरकार लॉकडाउन लगाती है, सरकार मीडिया पे दबाव बनाती है। सारे तरह के दबाव से सरकार स्वतंत्रता को बाधित तो करती ही है। उस स्वतंत्रता को कुछ बचाए रखने की सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां निभाता भी है। पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार की कसमकस के बीच एक आम नागरिक की स्वतंत्रता तो छीन ही जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामलों में तो छीन ही जाती है। आपको लाइनों में लगे रहने की स्वतंत्रता नहीं, आपको लाइनों में लगा रहना पड़ता है, दूसरे आदमी की अलग एक्सेस होती है, वो भी एक तरीके की गुलामी है। हम लाइनों में एक बेगार की बातें करते हैं, टैक्स हमारा होता है या कुछ भी चीज़ें हमारी होती है, सरकार अपने आप में दबाव बना के कुछ विशेष लाभ पहुंचाती है। पर सरकार का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेदारी हमारी व्यक्तिगत स्तर पे है। वही गांधी जी की लाइनें हैं, कुछ परिवर्तन समाज में या देश में देखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद में परिवर्तन करो। आप किसकी स्वतंत्रता का सम्मान कर सकते हो उसका तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए। वो 3 तरह की स्वतंत्रता हो सकती है जो सामान्य तौर पर निभाई जा सकती है। एक स्वतंत्रता ये हो सकती है, हम जिस वर्ग से हैं उसमें
किन्हीं वर्गों को जिनमें समाज में वंचित वर्ग माना जाता है, आप उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करो। कैसे करो, क्या करो, वो तो बहुत सारे तरीके हैं, पर कहावतों मजाकों से हट गए कुछ ऐसे काम किया जाए जिससे ये तो फील हो कि वो भी देश का अंग है, वो भी उनकी उनका हिसाब भी तो बनता है। एक मशहूर लाइन है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिसाब वही होगा जब औरतें और वंचित लोग अपना हिसाब मानेंगे। दुनिया के पुरुषों के लिए उस दिन अपमान और ये कुछ भी वर्ड बोल दो कि दुनिया के पुरुष में अपमान और उन सहने की क्षमता शायद नहीं बची होगी जब औरतें अपनी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मांगेगी। अब पूर्ण रूप की स्वतंत्रता का अर्थ ये तो नहीं हो सकता कि किन मायने में बात कर रहे हैं। मेरी ये मानना है कि स्वतंत्रता का यही मतलब है रोक टोक, बिना रोक टोक के आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का यही होता है, किस फील्ड में आगे बढ़ा जाए वो तो चूज करने की बात होती है। इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि गलत फील्ड ही हो, गलत भी हो। नशे में कंपटीशन कोई स्वतंत्रता का रूप नहीं होता, वो गुलामी का रूप होता है। किसी भी तरह की स्वतंत्रता पॉजिटिव वे में ज़्यादा ले जानी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है। उसको स्वतंत्रता को इन चीज़ों से नहीं जोड़ा जाए, कपड़े से, नशे से, वो अलग चीज़ है। वो समाज कैसा सोचता है, कैसा नहीं सोचता, वो अलग बात है। पर कंपटीशन तो कम से कम सकारात्मक ही होना चाहिए। सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब आपको पढ़ने की और आगे बढ़ने की या कुछ करने की आज़ादी नहीं मिले। स्वतंत्रता का हासिल तो वहाँ होता है, बाकी बिना पढ़े भी वो वाली स्वतंत्रता हासिल तो कोई भी कर लेता है, कहीं भी कर लेता है। उसमें कोई स्वतंत्रता के रूप नहीं देखने को मिलते। दूसरा ये हो सकता है, आप किसी की स्वतंत्रता का हनन करते या नहीं करते समय व्यक्तिगत तौर पे यह तो ध्यान रखें ही कि हमारा मजाक किसी की वर्ग की मजाक उड़ा रहा है, ये किसी वर्ग की आज़ादी पे हनन कर रहा है, हम किसी को नीचा बिठा देते हैं। ये किसी की, हो सकता है हायरार्की का ऑर्डर अलग हो, आप सामने बैठ रहे हो, आप यहाँ पे पीएम हो, आप सीएम हो, आप डीएम हो, और सामने कर्मचारी बैठे हो, वो स्वतंत्रता का हनन नहीं है। आप एक इंसान हो, आपके साथ एक बराबर का आदमी हो, देन उसके साथ जिस तरीका बिहेव किया जाता है वो स्वतंत्रता का असली हनन तो वही होता है। तो आज की सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आज़ादी के मायने बहुत सारे अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी। कुछ कमियां हैं तो आप बता सकते हो कि आज़ादी के और मायने भी हो सकते हैं जिनसे हम सबको सीखा जाना चाहिए। आज़ादी को 79 साल हो गए, और जब आज़ादी के इतने साल हो गए तो ये ना फील हो कि साल ही बढ़ते रहने चाहिए, आज़ादी बूढ़ी नहीं फील हो। आज़ादी के मायने हमेशा ये रहने चाहिए कि आज़ादी परिपक्व हो, आज़ादी की परिपक्वता बढ़े। एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की यही निशानी है कि स्वतंत्रता बनी रहे, समानता बनी रहे, बंधुत्व बना रहे। जय हिंद। सर